चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और अभी थोड़ी देर पहले महात्मा गांधी का जो ओपिनियन था उसको आपने पढ़ा और उससे आगे का जो जवाब है उसको देख लेते हैं कि आगे क्या रहा था। तो हमने नेक्स्ट लाइन में जो लिखना था वो केवल एक ही लाइन थी, आपने लिख लिया था। और ये सारी जो बातें थी पहले पढ़ चुके हूँ। इसके आगे जब आप बात करोगे तो एक याद रखिएगा, और उसमें क्या लिखा है आपने, महात्मा गांधी के इन शैक्षिक विचारों को, महात्मा गांधी के इन शैक्षिक विचारों को महात्मा गांधी के इन शैक्षिक विचारों को बुनियादी शिक्षा नीति, बुनियादी शिक्षा नीति या बुनियादी शिक्षा प्रणाली भी बुनियादी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। जिसके प्रस्ताव को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत किया, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला रहेगा शिक्षा का 7 वर्षीय पाठ्यक्रम। शिक्षा का 7 वर्षीय, जी हाँ, पाठ्यक्रम। 7 वर्षीय पाठ्यक्रम का मतलब हो गया है कि आपका 7 से लेकर 14 वर्ष की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य रहेगी। उसको आपने नाम दे दिया है शिक्षा का 7 वर्षीय पाठ्यक्रम, ये आपने नाम दिया है। दूसरा जवाब रहेगा शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति क्रियात्मक होगी, ये आपका जवाब है। अब शिक्षा की प्रकृति क्रियात्मक होगी, इसका मतलब है हमें बच्चों को करके सिखाना है, उन विधियों का प्रयोग करना है जिनमें बच्चे को करके सीखने के अवसर प्राप्त होते हो। और लास्ट में आपने कहा माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को प्रमुखता, माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को प्रमुखता। ये देखो कुछ बातें हैं जो आपने कही है इस पूरी नीति में। पहला जवाब है शिक्षा का 7 वर्षीय पाठ्यक्रम।
दूसरा जवाब दिया, शिक्षा की प्रकृति क्रियात्मक होनी चाहिए, मतलब बच्चों को निष्क्रिय नहीं रखना आपको क्लास में, उनको करके सीखने के अवसर आपको देने हैं। और नेक्स्ट जो जवाब है उसमें आपने लिखा है कि जब भी हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को सिखाने के लिए जो मातृभाषाएं होंगी हमें वो काम में लेनी है, हमें बिना मातृभाषाओं के बच्चों को सिखाना नहीं है। ये आपने जवाब दिया है। अब कहते हैं कि साहब ये तो प्रारंभिक स्थिति हुई है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि भला भारत में सामाजिक अध्ययन को लागू कैसे किया। तो इसके लिए बहुत बढ़िया एक जवाब है, और वो जवाब क्या रहेगा, एक व्यक्ति है और व्यक्ति से पहले एक नाम आता है राज्य का, और वो राज्य बनता है आपका 5 नदियों वाला राज्य जिसको पंजाब कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साहब भारत में सामाजिक अध्ययन को सबसे पहले कहां पर लागू किया, कौन से राज्य में लागू किया, तो राज्य के रूप में आपको सदैव ध्यान रखना है कि भारत में पंजाब पहला राज्य है जहां पर सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में शिक्षण कराना प्रारंभ किया। और इस समय कब बनता है आपका, तो समय ध्यान रखना है 1949, मतलब आजादी के बाद में तुरंत जो है पंजाब राज्य में हमने कौन से विषय को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो जवाब है आपका सामाजिक अध्ययन को। अब उसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि साहब केवल पंजाब में पढ़ाना स्टार्ट किया है, पंजाब के अलावा अभी तक भारत के और किसी राज्य में इसको पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया है। तो भारत में पहला राज्य जिसने इस विषय को पढ़ाया वो विषय कौन सा है, पंजाब। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और उसमें लिखेंगे साहब भारत में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापन, भारत में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापन पंजाब राज्य में 1949 में प्रारंभ किया। ये हमारा पहला जवाब है। भारत में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापन पंजाब राज्य में 1949 में प्रारंभ किया। लेकिन देखिए केवल ये पंजाब में लागू हुआ है, भारत के अन्य किसी राज्य में इसको लागू नहीं किया है, केवल पंजाब में इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है। यही कारण है कि साहब जब 1949 से हम आगे बढ़ते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 1952 सितंबर 1952 को भारत सरकार के द्वारा एक आयोग गठन किया, और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा सितंबर 1952 में एक आयोग गठन कर दिया जिसको नाम ही दे दिया था आपने मुदालियर आयोग। और ये जो मुदालियर आयोग है इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर रखे गए, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप पता लगाइए कि सामाजिक अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो अगस्त 1953 को, मतलब 1953 आप कह सकते हो, 1953 में इस आयोग ने अपनी सिफारिश भारत सरकार को की, और उस सिफारिशों में क्लियर लिख दिया कि यदि हम वाकई भारत में अच्छे नागरिकों का विकास करना चाहते हैं, यदि हम वाकई बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो हमें सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसको अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षण कराना ही पड़ेगा। यही कारण है इसी आयोग की सिफारिशों पर 1955 से, रिपीट करूंगा, इसी आयोग की सिफारिशों पर 1955 से भारत में सामाजिक अध्ययन को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और 1965 तक आते आते भारत के लगभग हर राज्य में इस विषय को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि भारत में इस विषय का विकास प्रारंभ होता है अक्टूबर 1937 के वर्धा शिक्षा सम्मेलन से,
जहां पर एक प्रस्ताव बनाया जो कि महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित था, और महात्मा गांधी के विचारों के कारण ही सामाजिक अध्ययन का विकास हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ। उसके बाद में 1949 में पंजाब पहला राज्य बना जिसने इस विषय को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में भारत सरकार ने 1952 सितंबर में एक आयोग गठन कर दिया जिसको नाम दिया था आप लोगों ने मुदालियर आयोग। और उस मुदालियर आयोग ने 1953 में जब अपनी रिपोर्ट रखी तो उन रिपोर्ट में क्लियर कह दिया कि भाई यदि अच्छे नागरिक चाहते हो, समाजोपयोगी नागरिक चाहते हो, तो आपको सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना ही पड़ेगा। और उसी के सुझावों के आधार पर हमने इस विषय को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। तो इन्हीं बातों को एक बार हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, और आप लिखेंगे साहब भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ब्रैकेट में हम जरूर लिखेंगे, और ब्रैकेट में हमें लिखना है मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति। ये हमने जवाब दे दिया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में सितंबर 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया, जिसने अपनी सिफारिश अगस्त 1953 को प्रस्तुत की। अगस्त 1953 को प्रस्तुत की। लिख लिया हो तो बताइए, अगली लाइन में चलते हैं। लिख लिया? कोई बात नहीं। हालचाल कैसे आप लोगों के? बढ़िया है। हाँ, नहीं वो ठीक है, थोड़ा सा फिर भी डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। कई बार क्या रहता है कि छोटी मोटी परेशानियां देखो आ जाती है शरीर में। अलग बात है कि थोड़ा गर्मी का वातावरण भी रहता है। कई बार तुम दोनों ने मिलके बेचारे के छोटे दिमाग पे थप्पड़ मारे थे, है ना? वो मैंने अभी वीडियो मैंने भी देखा था, और वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है बेटा। वो तो दर्द, वो तो सब लास्ट का एंड का सीन था। वो तो ये तो इंटरवल के बाद की मूवी जो तू बता रहा है, मैं तो इंटरवल से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो बहुत सेंसिटिव जगह होती है वो, और व्यक्ति सबसे ज्यादा इरिटेट होता है यदि आप किसी व्यक्ति की 2-4 बार मार दोगे, प्यार से भी मारोगे, व्यक्ति सबसे ज्यादा इरिटेट होता है। मैडम, वो जो बॉयज होते हैं, खैर आपके तो क्या है, ये थोड़ा बाल रहते हैं पीछे तो इसलिए नहीं होता। बॉयज सबसे ज्यादा, मेल सबसे ज्यादा इरिटेट होता है। उसको आप यहाँ पर 3-4 बार मार दोगे, वो ऐसा मतलब रिएक्ट करेगा जिसको आप सोच नहीं सकते। अच्छे को गुस्सा आ जाता है इस जगह पर मारने से। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलते समय हम लोग क्या, पहला मैच हम जीत गए थे। बहुत अच्छी टीम थी वो, और खुदा ना खास्ता कई बार अच्छी टीमें हार जाती है और कम अनाड़ी लोग जीत जाते हैं। तो वो जब जीते थे, हम हार जीते, तो हमारे कुछ टीम के लड़के थे, वो बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रहे थे, और हुटिंग भी बहुत गलत कर रहे थे। तो हमने मना किया उनको। मैं कहते गलत बात है, ये अच्छी टीम, अच्छे प्लेयर है, ये हम इनके कहीं पर भी नहीं है मैचिंग क्या नहीं है। और तो भाई वो नहीं माने, वो
वोटिंग करते रहे, हम तो मना करते रहे, मैं नहीं 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 करते नहीं करते। सब वो लड़के बड़े नाराज थे, दुखी थे। उन्होंने मैच को दोबारा स्टार्ट करवाया कि दोबारा खेलेंगे एक मैच और। तो उस मैच को जब हम खेल रहे थे तो पहले क्या कि हम लोगों ने बैटिंग किया, बहुत कम रन बनाए हम लोगों ने, उनको देखते हुए। हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा बनाए थे हम लोगों ने, लेकिन जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो उस समय लगा कि शायद हमने बहुत कम रन बनाए। तो जब वो बैटिंग करने आए ना भाई, यकीन मानो मैंने ना कभी किसी को इतना बुरा खेलते हुए नहीं देखा। वो ऐसे धुलाई कर रहे थे हमारे बॉलरों की जैसे कोई आंख पे पट्टी बांध के धुलाई कर रहा है। तो वो बेरहमी से कोई इधर मर्जी आए जिधर आड़े तिरछे शॉट मार रहे थे। मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, मेरे साथ में भी कुछ लोग थे। नहीं, आज भी सारे काम करता हूं बेटा, जब मर्जी आए खेल लेना, कई खेलों का माहिर हूं मैं। आप चाहो तो कबड्डी खेल सकते हो, सुन लो पहले, पहले सुन लो, चलो चलो, फिर थोड़ी देर बाद जीभ निकाल के बाहर बैठ जाओगे। फिर मर्जी आए जब कुश्ती खेल लड़ सकते हो आप, मर्जी आए जब, एनी टाइम, जब आपकी मर्जी आए जब रनिंग कर सकते हो, और जब मर्जी आए बॉक्सिंग कर सकते हो, एनी टाइम। ये खिलाड़ी, हाँ क्रिकेट डेफिनेटली आप एक जगह, दो जगह, तीन जगह कंफर्ट महसूस करोगे। 1 से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग करवा लो, मर्जी आए जैसी बॉलिंग करवा लो, स्पिन से लेकर फास्ट तक जैसी मर्जी आए, कीपिंग करवा लो। हाँ तो आप लेके चलना, चलो क्या लेके चलना, मैं तो अकेला हूं ना, मैं तो अकेला, मैं ला दूंगा, बैट में ला दूंगा, और बोलो, बॉल में ला दूंगा, और बोलो, है ना, बैट में ला दूंगा, बॉल में ला दूंगा, लेके चलो, बोलो कहां लेके चलना है। कि अरे अब इन चीजों पर आर्ग्यूमेंट नहीं चलता, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, केवल बता देना गुरुजी यहां पहुंचना है, बैट लाना है, बॉल लाना है, मैं ले आऊंगा, वो हेडेक मेरी है, ठीक है ना। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया यहीं पर, दैट्स इट, कंट्रोल खत्म करते हैं बात को। अब साहब वो बड़ी बेइज्जती कर रहे थे, एक तो बैट से बेइज्जती कर रहा था और कुछ लोग जुबान से बेइज्जती कर रहे थे, और भाई अजीबो गरीब कमेंट्स मार रहे थे। अब हुआ क्या कि साहब, बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, सभी की लिमिट होती है, आपकी भी मेरी भी, हर इंसान की एक लिमिट होती है। किसी की जल्दी खत्म हो जाती है, किसी की लेट खत्म होती है, लेकिन लिमिट जरूर होती है। अब साहब एक जो लड़का था वो बहुत ज्यादा मतलब कमेंट मार रहा था, बर्दाश्त से नहीं हो पा रहा था, आगे विकेट कीपिंग करे या उसके कमेंट्स को सुने। तो साहब ले देकर फिर हिम्मत बटोरी और उसके पास जाकर बोला, मैं कहा यार देवता मान जा यार, तेरे खिलाड़ी कसर नहीं छोड़े, तू तो कम से कम चुप हो जा भाई। वो बिल्कुल क्लोज में आकर वो तो फिर दोबारा कमेंट मारा। अब कमेंट मारा, एक तो गर्मी का भी असर था, एक उसकी भी गर्मी का असर था, एक उसकी भी गर्मी का असर था, और कुछ पैसे जा रहे थे जेब से मैच वाले, तो उसकी भी गर्मी का असर था। भाई साहब उसको एक ही रखा था बस, ज्यादा नहीं रखा, एक ही रखा था बस। और वो एक पता नहीं कैसे पड़ा, वो तो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अमीमून में कभी करता नहीं ये सब। उसको एक पड़ा तो भाई साहब वो वहीं लेट गया वो। अब वो एक पड़ा तब तक तो दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन वो पढ़ने के बाद में जब वो लेट गया था, और लेटने के बाद में वो गर्दन को पड़ा पड़ा ऐसे कर रहा था ना, वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। मैं कहा यार हो गया खेल, तो ये तो अब वो कुछ नहीं कर रहा, वो तो ऐसे कर रहा था, गर्दन हिला रहा पड़ा पड़ा था, मुंह खोल रखा है उसका। अब साहब कोई कह रहा कि ये तो काम हो गया यार, ये फलाना हो गया, ढीका हो गया, कोई कह रहा कि दौरा पड़ गया भाई। अब दौरा भी पहली बार ही देखा कि दौरे भी ऐसे पड़ते हैं क्या। अब कोई कह रहा कि इसके हाथ रगड़ो, कोई पैर रगड़ो, भाई साहब उसके हाथ भी रगड़े, उसके पैर भी रगड़े, समस्त देवी देवताओं को याद किया पहली बार, उससे पहले कभी नहीं किया। सारे जूते चप्पल सैंडल वो सब के सब उसको सुंगा दिए, और सुंगाने के बाद में भाई साहब मुंह तो बिल्कुल जूते में रख दिया ऐसे करके कि शायद ऑक्सीजन का मास्क का ये काम कर जाए। उसके बाद में काफी देर बाद में वो चेतनावस्था में आया, और जैसे ही चेतनावस्था में आया तो एग्जैक्टली वैसा ही सीन था जैसे रामायण के युद्ध में लक्ष्मण को इंद्रजीत के हाथों शक्ति लगती है, वो बेहोश हो जाता है, और बेहोशी से जागने के बाद में तुरंत कहता है, दुष्ट कहां गया वो, कहां गया मेघनाथ, कहां है मेरा धनुष, कहां है मेरा बाण। भाई एग्जैक्टली उसी नजर में वो जगता है, और वो जगता ही तुरंत बोलता है कहां गया वो दुष्ट। और दुष्ट उसके पैर में पड़ा हुआ था भाई साहब, कहीं नहीं भागा, कहीं नहीं भागा, झूठ क्यों बोलूंगा, उसके पैर पकड़ के बैठा हुआ था। और मैं कह रहा था कि हे प्रभु आप ठीक तो हो, ये दास कहीं भाग के नहीं गया, ये आपके पैरों में बैठा हुआ है। तो देखो भाई ऐसा होता है कि कई बार सामने वाले पर, अरे भाई दादा महाराज वो एक ही इतना भारी पड़ गया, पूरा करियर सामने आ गया था, पूरा जेल थाना कचहरी कोर्ट सब याद आ गया कुछ मिनट की फिल्म में। तो ऐसा मत का बेटा कि उसने कुछ खा लिया, लड्डू खा लिया, ऐसे तबीयत खराब हो गई थी, वो तो बढ़िया उसको जल्दी चेतनावस्था आ गई।
मैंने इसके घर वालों से लेके तुम्हारे दोनों के घर वालों तक वो वीडियो दिखाते सबसे पहले कि बच्चे को कितना टॉर्चर किया। कॉपी, इवन कॉपी वो लिख रहा था, वो कॉपी भी लिख के रख दी बेटा उन्हें, है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है। अब वापस आइए एक बार, और आपने जवाब दे दिया कि 1953 में ये रिपीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे और उसमें लिखेंगे साहब, और उसमें आपने लिखा है कि साहब मुदालियर आयोग, उसमें लिखा आप लोगों ने मुदालियर आयोग की सिफारिश पर ही, मुदालियर आयोग की सिफारिश पर ही सामाजिक अध्ययन को अनिवार्य विषय घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप 1955 से भारत में सामाजिक अध्ययन का अध्यापन अनिवार्य विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में, सामाजिक अध्ययन का अध्यापन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारंभ हुआ 1965 तक। आते आते 1965 तक, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, संपूर्ण भारत में इसका अध्यापन प्रारंभ हुआ। अब चूंकि 1965 तक की बात की है, 1892 से लेकर 55 लिख दिएगा, ये हो गया 1965 तक, 1965 तक। तो वैसे देखा जाए तो 1892 से लेकर 1955 और 1965 तक जितनी भी तारीखें बनी है, वो तारीखें हमने ईयर वाइज ही बात की है। और मैं उम्मीद आपसे यही करूंगा कि आप भी इनको इसी सेंस में याद करोगे। बोलूंगा जरूर दोबारा एक बार। सबसे पहले शब्द 1892, कमेटी ऑफ 10 1916, 1911 अनिवार्य विषय के रूप में 1916। उसके बाद में 16 से 20 के बीच में जांच पड़ताल किया है। इसी बीच में 21 में राष्ट्रीय परिषद का गठन कर दिया। 1920 से लेकर 1955 के बीच में इसका विस्तार तेजी से हुआ, तो युग नाम दे दिया, सामाजिक अध्ययन का युग आपने कह दिया है। उसके बाद में 1934 अमेरिका में ही सामाजिक अध्ययन आयोग का गठन किया। उसके बाद में हम भारत में आते हैं, और भारत में आप लोगों ने 1935 के समय महात्मा गांधी के विचारों को सुना, जिनको अक्टूबर 1937 में आपने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत करवा दिया। उसके बाद में आपका आता है सितंबर 1952, और आयोग बन जाता है मुदालियर आयोग। रिपोर्ट आ जाती है अगस्त 1953 में। 1955 में आप लोगों ने अनिवार्य विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को लागू कर दिया, और 1965 तक आते आते पूरे देश में आपने इस सब्जेक्ट को लागू कर दिया। भाई जितने भी हमारे गुरुजन और मैडम और माट साहब बैठे हैं, देखो भाई सारा का सारा खेल ईयर वाइज आपने देखा है। मेरी आदत है कि मैं टू द पॉइंट सीक्वेंस के साथ चलता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि शायद आज के जमाने में पढ़ाई का खिलवाड़ हो चुका है। आजकल क्लासरूम में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना उचित नहीं समझते। पढ़ाई का मतलब होता है केवल फैक्चुअल जानकारी, लेकिन परीक्षाएं फैक्चुअल नहीं होती है, परीक्षाएं पूछी जाती है आजकल कॉन्सेप्चुअल। ये कुछ भी याद नहीं करोगे,
और केवल वर्षों के नाम भी याद है अपने को, केवल नाम याद है तो भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1892, 1911, 1916, 1921, 1934, 1916 से 1920, 1920 से 1955, उसके बाद में आता है 1949 पंजाब आता है, उसके बाद में आता है आपका अक्टूबर 1937 आता है, उसके बाद में आएगा आपका सितंबर 1952, उसके बाद में आएगा अगस्त 1953, उसके बाद में आएगा 1955 और बाद में आएगा 1965। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपने समझ लिया है। अब कहते हैं कि साहब इससे आगे हम चलते हैं, और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आपने कहा ठीक है सर, ये चीजें तो हमारी समझ में आ गई कि सामाजिक अध्ययन अमेरिका में कैसे आया, सामाजिक अध्ययन भारत में कैसे तैयार हुआ, ये हमें मालूम चल गया है। अब क्या है, कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है, और ये जो तथ्य है ये कौन कौन से होंगे। तो हमारा पहला जो जवाब है ये हमने जवाब दे दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। और जब आप कहोगे साहब महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेगा, तो अब हमने देखो छोटी छोटी बातें हैं, सारा ध्यान लिखने पर मत देना, कुछ चीजों को समझना भी, क्योंकि समझोगे वही लिखोगे और जो लिखोगे वही समझोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले कहा है और उसमें नाम दिया है मैंने कक्षा 1 और कक्षा 2, पहली और दूसरी को लेकर बात किया है। कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में क्या लिखा मैंने, एक तरफ लिख दिया है प्राकृतिक लिखा है एवं सामाजिक पर्यावरण को, यह जवाब दे दिया है आपने, और उसमें कहा पर्यावरण को गणित एवं भाषा, ये हमने लिखा है गणित एवं भाषा के साथ, चाहे संयोजन कह देना, भाई संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना जी, संयोजन से सिखाया जाएगा, ये आपने जवाब दे दिया है। अब थोड़ा सा यदि ध्यान से देखें तो अब तो थोड़ा डाउट वाली स्थिति लग रही है, समझ में नहीं आ रहा यार क्या लिख दिया सर ने ये, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण। अरे भाई इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, प्राकृतिक का मतलब एक तरह से विज्ञान हो गया है, और इसका मतलब हो गया एज ए सामाजिक अध्ययन हो गया है। तो आप कक्षा 1 में और कक्षा 2 में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को किसके माध्यम से पढ़ाओगे, गणित एवं भाषाओं के साथ सिखाएंगे। ये कहा है कक्षा 1 और कक्षा 2 में हम पढ़ाएंगे। उसके बाद में आती है क्लास अदल या अलग क्लास आएगी, और जब अलग क्लास की बात करोगे तो कक्षा हो गया है 3 और कक्षा 5। अब कक्षा 3 और कक्षा 5 में आप लोग क्या करोगे, तो भाई देखो कक्षा 3 और कक्षा 5 में हमने क्लियरली लिख दिया है कि साहब हम पर्यावरण अध्ययन को सिखाया जाएगा। अब जानते हो यहां पर ही कहा जाता है, दो बुक चलती है, एक होती है ईवीएस फर्स्ट और एक चलती है ईवीएस सेकंड। तो ये जो जवाब दिया आपने कक्षा 3 से 5 तक, इसमें हमने जवाब दे दिया पर्यावरण को अध्ययन या पर्यावरण को अध्ययन को सिखाया जाएगा, ये आपने कह दिया है कक्षा 3 से 5। तो 1 से 5, 1 से 2 में तो आप क्या कर रहे हो कि जो प्राकृतिक और सामाजिक जो विषय है इनको आप किसके माध्यम से सिखा रहे हो, तो आपने जवाब दिया गणित और भाषाओं के साथ में। और दूसरा जवाब दिया 3 से 5 में। 3 से 5 में हम क्या कर रहे हैं कि साहब पर्यावरण को बच्चों को सिखा रहे हैं। अब पर्यावरण में सारी चीज आएगी, परिवार भी आएगा, खान पान भी आएगा, पोषक तत्व भी आएगा, शरीर की संरचना भी आएगी, भोजन भी आएगा, बीमारियां भी आएगी, पोषण भी आएगा, रहन सहन भी आएगा। वो सारी चीज हम कहां सिखाएंगे बच्चों को, 3 से 5। इनको अब आप एक बार लिख लीजिएगा, फिर आगे बताऊंगा आपको। कक्षा 1 और कक्षा 2 में आप लोगों ने क्या किया है, तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में हमने प्राकृतिक और सामाजिक जो पर्यावरण है उसको गणित और भाषा के साथ में सिखाएंगे, ये आपने जवाब दिया है। 3 से 5 में आपने क्या कर दिया, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन आप सिखा रहे हो। काट छाट नहीं कर रहा भाई कुछ भी, मैं घबराना मत, दिल छोटा करके मत बैठना,
है ना, जितना है उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, कम नहीं करूंगा कभी भी, चिंता मत करना बिल्कुल भी। बस सिखाने की और समझाने की गारंटी मेरी है, जिसमें कभी पीछे हटता नहीं हूं मैं, और सीखने की और एग्जाम में सही करके आने की गारंटी आप लोग ले लेना, जिस पर आप लोग खरे नहीं उतरते हो कई बार, लेकिन जिद कर लेना कि नहीं, पढ़ना है उसकी भी जिद है, सीखना है उसकी भी जिम्मेदारी है, परीक्षा में सही करके आना है उसकी जिम्मेदारी भी है। आज से लेकर कोर्स पूरा होने तक, और कोर्स पूरा होने से लेकर परीक्षा के 2 दिन पहले तक, हाँ परीक्षा वाले दिन नहीं भाई, कर परीक्षा की जब आती है तो हम फोन बंद कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब आप लोग बहुत तेज होते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुराग मिल जाती है आपको, और जिन प्रश्नों के आंसर नहीं मिलते बेटा उनके आंसर पूछते हो फिर, और अगले दिन जब जब हम पेपर देखते तो हुबहू वही प्रश्न होते हैं, तो भाई कहीं फंसवा दोगे मरवा दोगे। यही कारण है कि परीक्षा वाले दिन और उसके आसपास जो हम हमारे, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, फोन को बंद करके बैठते हैं। 2 दिन तक कोई भी डिस्टर्बेंस होगा आपको, उसके समाधान की गारंटी मेरी है। 2 दिन तक, 2 दिन पहले तक कुछ भी नया पूछोगे उसको बताने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन परीक्षा में पास होने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि उस काम को आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। करता है क्या भाई? वो काम तो केवल ऐसा है जो केवल आप ही करोगे और कोई कर ही नहीं सकता, और उस काम को वो अच्छे से करके आएगा जिसका पढ़ते समय, परीक्षा देने जाते समय, परीक्षा हॉल में एंट्री करते समय, क्लासरूम में बैठते समय, परीक्षा में पेपर को खोलते समय, पेपर को पढ़ते समय, ओएमआर को भरते समय, जिसको दिमागी तौर पर सुकून होगा वो 10 प्रश्न फालतू सही करके आएगा, और जो दिमागी तौर पर तनाव में होगा भाई साहब वो 10 प्रश्न या तो छोड़ के आएगा और या 10 प्रश्नों को गलत करके आएगा। बस इतना सा ही अंतर है। कक्षा 1-2 जिसमें कहा आपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को आप गणित और भाषाओं के साथ सिखा रहे हो, कक्षा 3 से 5 में आप पर्यावरण सिखा रहे हो बच्चों को। ये 2 ही लाइन हमने लिखी है। लिखा कि भाई आप लोगों ने, ये आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे और उसमें बात करते हैं। और अब हमने लिख दिया कक्षा 6 से 8 तक की हमने बात की है। अब ये जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का मामला है, ये दरअसल में क्या बीमारी है, तो भाई इतना ध्यान रखना, 6 से 8 में हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन सिखाएंगे, लिखा भी था आप लोगों ने तो, और सामाजिक अध्ययन हम यहां पर बच्चों को सिखाएंगे, सामाजिक अध्ययन को हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें केवल बच्चों को हम 4 विषय ही पढ़ाएंगे। और वो 4 विषय कौन से होंगे? पहला हो गया है आपका इतिहास, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा हो गया राजनीति विज्ञान, और चौथा हो गया है आपका भूगोल। एग्जाम में प्रश्न आएगा डायरेक्टली कि साहब प्राथमिक स्तर पर चालाकी कर सकता है वो, उच्च प्राथमिक स्तर भी दे देगा आप लोगों को। तो चाहे वो प्राथमिक दे रहा है, हालांकि प्राथमिक पूछेगा नहीं, वो क्लियर आपसे पूछेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्यापन कराया जाता है। 4 विषय, 4 में इतिहास हो गया है, 4 में आपका अर्थशास्त्र हो गया है, राजनीति विज्ञान हो गया है, और हो गया है आपका भूगोल। तो आपने जवाब दिया कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न 4 विषय शामिल होते हैं। अब जिसके अंतर्गत 4 विषय शामिल होते हैं, लेकिन ये जो 4 विषय हैं, ये 4 विषय कौन कौन से होते हैं? तो भाई देखिएगा, हमने पहला जो विषय है ये हमने सबसे पहले नाम दिया, और इसमें हमने नाम जोड़ा है, इतिहास को जोड़ा है। इतिहास के अलावा हमने दूसरा नाम जोड़ा है, और वो नाम रहेगा आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद में हमने नाम जोड़ा है, और वो रहेगा आपका राजनीति विज्ञान। इसके बाद में हमने जोड़ा है भूगोल,
केवल 4 विषय हम बच्चों को सिखाएंगे। कौन से लेवल पर ये सब्जेक्ट हमें सिखाने हैं, तो आपने जवाब दे दिया साहब, ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को हम सिखाएंगे। इतिहास हो गया है, अर्थशास्त्र हो गया है, राजनीति विज्ञान हो गया है, और जवाब है आपका भूगोल। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा और आपको क्लियरिटी के साथ में चीजें समझ में आई होगी। देखिए, कक्षा 1 और 2 में आप प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण बच्चों को सिखा रहे हो, वो भी किसके साथ में? गणित और लैंग्वेज के साथ में सिखा रहे हो। कक्षा 3 से 5 में आप पर्यावरण सिखा रहे हो, 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन सिखा रहे हो, जिसमें 4 विषय हैं, चारों के नाम इतिहास, अर्थशास्त्र, उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान और भूगोल। और हालचाल कैसे है आप लोगों के? सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? सीख कर जाना यार, नौकरी लग जाना जल्दी से, है ना। नौकरी के बहुत फायदे होते हैं, है ना। नौकरी के बहुत सारे फायदे होते हैं। मैडम और मास्टर साहब, 1 महीना खत्म हो गया अभी, और 1 महीना खत्म होते ही जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट होता है, हो सकता है दिन में पढ़ा रहे हो उस समय पर, हो सकता है जब आप खाना खा रहे हो उस समय पर, मे बी जब आप रात को सो रहे हो, वो 10 से लेकर रात के 12 बजे के बीच का टाइम भी हो सकता है, और वो टाइम सुबह के 4-5 बजे से लेकर सुबह के 10-11 बजे के बीच में भी हो सकता है। आपके एक फोन में मैसेज आता है, और जिस मैसेज की घंटी को सुनने मात्र से चेहरे पर खुशी आ जाती है। आपके अकाउंट में सफलतापूर्वक मार्च माह का वेतन ट्रांसफर कर दिया गया है। कृपया अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक करिए, है ना भाई। उसको देखने के बाद में काफी देर तक चेहरे पर खुशियां रहती है, स्माइल रहती है। अब आप बताओ, इस स्माइल को जल्दी से महसूस करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। हो सकता है आप घर में बड़े भी हो सकते हो सकता है आप घर में छोटे भी हो सकते हो। ये बात मार्साबों के ऊपर बात हो रही है, ये मैडम आपके ऊपर नहीं है ये वाली बात। तो अब आप चाहे घर के बड़े हो चाहे घर के छोटे हो, दोनों ही कंडीशन में, बीच में भी आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में घर के कुछ काम ऐसे हैं जो केवल इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो पूरे होंगे आपकी नौकरी लगने के बाद। ये फैक्ट है, ये बात ये। अब दिक्कत ये है कि आप वो काम कितना लेट करवाना चाहोगे। यहां आपकी शादी की बात नहीं चल रही है, कहीं कहीं गलतफहमी पाल के बैठे हो कि हमारी शादी की बात करें। नहीं 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 नहीं, आपकी शादी ज्यादा मायने नहीं करती। यहां पर कईयों की छोटी या बड़ी बहनें बैठी है घर में केवल इसलिए क्योंकि आपकी जब नौकरी लगेगी तब परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो आपके सपने केवल आपके अधूरे हैं, तब तो आप आराम से 2 साल बाद नौकरी लगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घर के सपनों की जिम्मेदारी आ जाती है, तब मुझे लगता है कि साहब पढ़ना ज्यादा जरूरी बन जाता है। कईयों के घर में ऐसा हो सकता है, घर बनना है, मकान बनना है, वो भी केवल इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आपकी नौकरी लगेगी तब वो काम होगा। कईयों के घर के आगे जमीन रुकी हुई है, घर के पीछे जमीन रुकी हुई है, वो तब ले सकते हैं जब हमारी नौकरी लगेगी। इसका मतलब है कि हमारे घर के मैक्सिमम जो काम है वो किसकी वजह से रुके हुए हैं? आपकी वजह से। अब उन कामों को आप कितने जल्दी करवाना चाहते हो, इसके लिए आपको जल्दी से नौकरी लगनी पड़ेगी। और नौकरी लगने का एक ही तरीका, एक ही रास्ता है, और कोई तरीका है ही नहीं कि हम पढ़ाई कितने अच्छे से करते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। और कक्षा आ गई है 9 से 10, और जब आपसे पूछेंगे कि कक्षा 9 और कक्षा 10 का जो मामला है, ये मामला क्या कहता है, तो ध्यान रखना भाई, यहां पर भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि साहब इन कक्षाओं में, या इस स्तर पर कह देना, और हमने कहा कि भाई इन कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराया जाता है।
जिसके अंतर्गत निम्न 5 विषय शामिल होते। पहले 4 ही थे भाई, अब 4 की जगह कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। अब 5 विषय कौन कौन से हैं तो नाम याद करना है। सबसे पहले की तरह वही इतिहास हो गया है, पहले की तरह वही अर्थशास्त्र हो गया है, पहले की तरह वही राजनीति विज्ञान हो गया है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में पहले की तरह वही भूगोल हो गया है, कोई बदलाव भी नहीं है। बस लास्ट में आ गया है समाजशास्त्र। तो ये आपने जवाब दिए हैं और कुल मिलाकर आपने जो विषय है उन विषयों के नाम लिख दिए हैं। आपको ये भी मालूम चल गया 1 से 2 में क्या पढ़ाया जा रहा है, 3 से 5 में क्या पढ़ाया जा रहा है, 6 से 8 में क्या पढ़ाया जा रहा है और 9 से 10 में क्या पढ़ाया जा रहा है। ये हमें मालूम है। अब हमें केवल मालूम करना है 11 से 12 में क्या पढ़ाया जाना है, और वो आपको मालूम है 11 से 12 में बच्चा आज़ाद होता है, बच्चा स्वतंत्र होता है अपने पसंद के विषयों का चयन करने के लिए। जो मर्जी आए वो पढ़ सकता है। ये 10वीं क्लास तक तो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी है भैया। 10वीं तक क्या है, ये कंपलसरी है, एसएस पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन 10वीं के बाद में बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते कि बच्चे को कोई भी जो विषय है वो पढ़ना बाध्यकारी है। बच्चा चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकता है, नहीं तो वो संस्कृत पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर बच्चों के पास ऑप्शन है। लेकिन यहां पर बच्चों के पास में ऑप्शन नहीं है। तो आप जल्दी से लिखेंगे कक्षा 11, 12, कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और 12, कक्षा 11, 12 तक। और इसमें लिखेंगे साहब इस स्तर पर बालक अपनी रुचि के आधार पर उपलब्ध विषयों में से किसी एक का या अधिक विषयों का चयन कर सकता है। एक मैंने इसलिए लिखा कि कोई एक लैंग्वेज पढ़ना चाह रहा है तो एक हो सकता है, और ओवरऑल अधिक विषय पढ़ना चाहता है तो उनका चयन कर सकता है। ये हो गया है आपका क्लास 11 और क्लास 12 में। फिर जरूर बोलूंगा एक बार, 1 से 2 में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषाओं के साथ सिखा रहे हो, 3 से 5 में आप पर्यावरण सिखा रहे हो, 6 से 8 में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। कौन कौन से? इतिहास हो गया है, अर्थशास्त्र हो गया है, राजनीति विज्ञान हो गया है, भूगोल हो गया है। उसके बाद में 9 से 10 में आप आए हो, 5 विषय पढ़ा रहे हो, नया विषय जोड़ दिया समाजशास्त्र। और 11 से 12 में बच्चा आजाद है, वो जो विषय पढ़ना चाहता है वो उस विषय का चयन कर सकता है। अब जल्दी से बताइए हालचाल कैसे है आप लोगों के? हालचाल ठीक है? हाँ जी, क्या कर रहे थे भाई? मेरे हालचाल कैसे हैं? अच्छा, इतना टाइम हो गया आप लोगों को साथ में पढ़ते हुए, अभी तक पता नहीं चला, मालूम नहीं चला कि मेरे हालचाल कैसे रहते हैं। हाँ जी, मालूम नहीं चला क्या है? जिनके इरादे आसमान को छूने के होते हैं
वो कभी रास्ते के पत्थरों, कंकरों, कांटों की परवाह नहीं करते। और कुछ कुछ ऐसे ही हालचाल अपनाए। जब जन्म हुआ था, जब वर्त हुआ था, तब माता पिता और जिन जिन लोगों ने देखा वो बड़े सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। जैसा मुझे बताया गया उस आधार पर बता रहा हूं। तो आपने कहा सर ऐसे विचित्र क्या था जो आपको देखकर आश्चर्यचकित हुए, है ना? हाँ, तो वो तो सुनोगे अभी, तभी तो मालूम चलेगा ना। अभी सुना ही नहीं, उससे पहले आप ये कह रहे हो। तो हर किसी बच्चे में जन्म के समय थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कुछ अलग देखने को मिलता है। कुछ भी हो सकता है वो। जन्म के समय 1 2 3, 1 2 3 मतलब दोनों कान 6 जगह से आर पार कंप्लीटली, जिसको इधर से उधर देखा जा सकता है, इधर से उधर देखा जा सकता है। तो इस दृश्य को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मामला क्या है ये। जन्म के समय से ही माता पिता ने, क्योंकि भाई अमीर नहीं थे ना, अमीर होते तो सोने चांदी डालते, जो नीम की जो पत्तियां होती है उसके वो आर पार डाल दिया था। नीम का जो जैसे पत्ती होती है, टहनी से होते हैं छोटी सी, उसे क्या है, कान वगैरह आप जब छेदते हो तो उसमें पकते नहीं है वो। तो आपने देखा नेचुरली थे अपने, तो वो नेचुरली उसमें डाल दिए थे। जन्म के कुछ समय के बाद में कुछ छोटी छोटी चीजें याद थी, कुछ ऐसी चीजें याद थी जिनको वक्त के साथ जैसे बोलना स्टार्ट किया, थोड़ा ऐसे करना स्टार्ट किया, तो घर वाले क्या है उन चीजों से डरने लगे धीरे धीरे। अब डरने लगे का मतलब क्या हुआ कि घर के पास में हमारी पुरानी हवेली थी, तो उस पुरानी हवेली में कोई रहता नहीं था। आज भी हवेली है, खड़ी हुई है ऐसे कैसे, पर छोड़ दिया, कोई रहता नहीं उसमें। तो अब किसी बात को लेकर पिताजी शांत बैठे हुए थे। पता तो था, डाउट तो था थोड़ा थोड़ा सभी को, सबको डाउट था थोड़ा थोड़ा, आज भी डाउट है सबको। तो हाँ, आज भी डाउट है। मैं बताऊंगा डाउट क्या था, वो बताऊंगा मैं अभी। तो उस जगह को लेकर सबके मन में छोटे छोटे डाउट थे, कुछ दादी बताती थी हमारी। तो पिताजी एक दिन ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे, तो कहते हैं ना कि ईश्वर का कोई आशीर्वाद होता है तब ऐसे गुण आते हैं, वरना कहाँ से आते हैं। तो छोटा सा था ऐसा, ये मुझे याद नहीं है ये वाली बात। तो पिताजी से जाकर पूछता हूँ कि पिताजी आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? तो कह रहे कि यार वो पैसे चाहिए, जो कि कभी किसी का पिताजी ऐसी बात बोलते हैं नहीं छोटे बच्चों से, ये भी तय है। ये वो ईश्वर बुलवाता है, वो ईश्वर बुलवाता है। मेरे से भी बुलवाया तो उसी ने बुलवाया, और पिताजी ने बोला तो वो भी उन्होंने बुलवाया। थोड़ा सा विश्वास करता हूँ चीज़ों में इसलिए। पिताजी क्या कहते हैं कि थोड़े पैसे चाहिए और पैसे हैं नहीं, सोच रहा हूँ कि पैसे का इंतजाम कैसे हो। तो पिताजी ने जब ये कहा तो मैंने, जैसा पिताजी माताजी दादी जी बताती है, माँ तो अभी बैठी है तो बताती है सारी बातें, तो मेरा जवाब था कि पिताजी अच्छी बात करी है आपने पैसों की, पैसों की अपने कहाँ कमी है, बताओ कितना पैसा चाहिए, है ना? तो पिताजी ने कहा अच्छा कहाँ है पैसे, अपने पास दिखा मेरे को। बोला चलो। तो पिताजी साथ में खड़े हुए, चलने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, तो पिताजी को टोकते हुए पूछा आप लाओगे काहे में पैसा, है ना? पैसे लेने तो चल रहे हो, पैसे लाओगे काहे में? तो इसको खेल कहते हैं, ईश्वर खेल खिलाता है इन चीजों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि किस में लेकर आना है? तो मैंने कहा घर में, तो क्योंकि किसान के बेटे घर में लिए, तो किसान घर में तो आपको पता है क्या मिलेगा, परातियां मिलेगी। फिर बात सही है ना भाई, परातियां मिलती है। तो मैंने कहा परात उठाओ अभी। तो पिताजी ने हंसी मजाक में उस परात को भी उठा लिया। परात को उठाने के बाद में जब थोड़ा आगे बोले मैं खोदोगे कैसे, तो फिर भी वो मतलब मजे ले रहे हैं, ईश्वर मजे दिलवा रहा है उस समय पर। तो बोला अच्छा खोदना पड़ेगा, तो बोला हाँ। तो बोला चल फावड़ा ले चलते हैं। तो सब एक हाथ में पिताजी के फावड़ी खोदने वाली, एक हाथ में परात, उसको लेकर चले जाते हैं। और पहुंचते कहां पर है, हवेली के अंदर। और हवेली में पहुंचने के बाद में कह रहे हैं कि भाई यहां पर धन है, निकाल लो कितना चाहिए आपको। अब पिताजी कुछ सेकंड के लिए बोलते हैं कि मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, गांव की भाषा में कहते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से मैं हैरान हो गया, अचंभित हो गया हूं। और अचंभित होने के बाद में बोला मैंने वहीं से तेरी पिटाई करना स्टार्ट किया, और पिटाई करने के बाद में घर लेकर आया, और कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं जाने दिया। और इस बात को कुछ आपकी भाषा में, मेरी भाषा में कहते हैं शाणे भोपे कहते हैं। तो कुछ शाणे भोपों से राय लिया, तो भाई राय में ये निकला कि इसको कुछ बातें ऐसी है जो पिछले जमाने की आज भी याद है, और वो चीजें यदि यही हाल रहा तो ये पक्की बात है कि ये घर में तो कम से कम नहीं रहेगा।
ये मामला तो गड़बड़ी होने वाला है। तो साहब उस दिनों से, जिसको हमारे भाषा में, क्यों हम तो क्लियर कहते हैं इस बात को, हो सकता है भाई आपका परिवार बहुत मॉडर्न रहा होगा, आपके विचार बहुत आधुनिक रहे होंगे, हम तो प्योर कहते हैं इस बात को, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बिल्कुल 100% गांव और पृष्ठभूमि बिल्कुल लोकल, उस पृष्ठभूमि के साथ संबंध रखते हैं। तो भाई इलाज भी बताया लोगों ने। इलाज क्या बताया कि थोड़ा सा पथभ्रष्ट करो, और पथभ्रष्ट का मतलब है थोड़ा गंदगियों में रखो। गंदगी का मतलब होता है कि जो चीज़ नहीं खाने वाली उनके हाथ लगवाओ, जो काम नहीं करने वाला है उसके हाथ लगवाओ, ताकि चीज़ें, जितना व्यक्ति शुद्ध रहता है, जितना व्यक्ति स्वच्छ रहता है, ये चीज़ें उतनी ही पीछा करती है। और व्यक्ति जितना गंदा रहता है, गंदे का मतलब है गंदे जो आप कह सकते हो वातावरण रहता है, उसमें रहेगा तो वो चीज़ें वहीं पर उतना ही छोड़ देती है। तो सब धीरे धीरे वो काम करवाना स्टार्ट किया, तब माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। लेकिन साहब नियति को कौन टालता है? नियति को तो कोई नहीं टालता। कुछ चीज़ें जरूर बदली है, लेकिन इरादे मजबूत हो गए, और इरादे आज इतने मजबूत हो गए हैं कि साहब अब तो बस जिद एक ही है। और जिद क्या है कि यदि ईश्वर ने हाथों की लकीरों को लंबा किया होगा तो ये तो कन्फर्म है कि साहब छुएंगे तो आसमान को ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संदेह या संशय नहीं है। यही कारण है मैं हमेशा, हाँ जी, हाँ, वो आज भी हवेली उसी कंडीशन में खड़ी हुई है। उसका कारण है केवल एक व्यक्ति ने निकालने का प्रयास किया, हमसे अच्छी कंडीशन, समृद्ध रूप में, हमसे समृद्ध, हमसे धनाढ़ हमारा पड़ोसी। कहते कि साहब जब उसने प्रयास किया, उसी दिन से लेकर घर बिक गया, जमीन बिक गई, ऑन रोड पर आ गया है। पहली बात तो बच्चों के, खुद के बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जो बच्चे हुए हैं वो किसी न किसी शारीरिक और मानसिक दोष से ग्रसित है। यही कारण है, आप जहां मर्जी आए, जिस मर्जी आए ग्रंथ को उठाकर देख सकते हो कि माया भी उसी को मिलती है जिसके भाग्य में होती है। मेरे को कहां मिली यार? मैंने क्या कहा कि कहां मिली? तो जिसके भाग्य में होती है उसी को मिलती है, और जिसने भाग्य से बढ़कर उसको हासिल करने का प्रयास किया। आप पूरे YouTube पर प्राचीन काल से लेकर आज तक की कहानियां पढ़ लेना। जब आपको लगे ना कि फ्री माइंड से बैठे हो, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करूंगा, तो आप प्राचीन काल से लेकर आज तक की सैकड़ों हजारों, में तो काफी पढ़ा है मैंने, तो मैंने तो देख लिया मैंने पढ़कर, कि इतनी सारी कहानियां मिलेगी जिन कहानियों को पढ़कर आप एक निष्कर्ष जरूर निकालोगे कि साहब जीवन में जिसके जो लिखा होता है वही होता है। और कोई जबरदस्ती मान लो भाग्य के, कुदरत के लिखे को बदलने का स्टार्ट प्रयास किया, तो लिखा हुआ तो नहीं बदला, लेकिन उस इंसान का अतीत और भविष्य जरूर बदल गया। तो यही कारण है भाई, अपने हालचाल तो हमेशा मस्त रहते हैं। उसका कारण है क्योंकि जो कुछ भी हासिल किया है वो या तो ईश्वर की कृपा से हासिल किया है, या माता पिता के आशीर्वाद से हासिल किया है, और या खुद की मेहनत के आधार पर। इसलिए जूते घिसे जरूर है भाई, लेकिन जूते घिसे जरूर है, लेकिन वो मेहनत से घिसे हैं, किसी की चापलूसी करने से नहीं घिसे है। तो मैं यही कारण है, मैं आपसे क्लास में हमेशा एक बात कहता हूं, मैं पता नहीं आप आज तक समझे नहीं समझे आप लोग, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनतें कभी बेकार नहीं जाती। ये फैक्ट है, ये बात, ये मेहनत कभी बेकार जा ही नहीं सकती। और जितना मेहनत आप करते हो उसमें थोड़ी सी कटौती जरूर होती है, लेकिन उसके एवज में आपको 100% मिलता है। ऐसा मैं मेरे आसपास के हजारों लोगों को, उनके प्रयासों को देखकर यह बात कह सकता हूं कि जिंदगी में उतना नहीं होता जितना आप करते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा कम जरूर होता है। आप 90% मेहनत कर रहे हो तो आपको कामयाबी 80% मिलेगी। आपको, आप 100% मेहनत कर रहे हो, आपको 90% जरूर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा काम करिए, और अच्छे विचार अपने दिमाग में रखिए। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बाकी आप समझदार हो। सामाजिक अध्ययन के बारे में कुछ कथन है, कुछ स्टेटमेंट है, और कई दफा एक स्टेटमेंट आ जाता है। अभी रीड का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, तो आपको मालूम होगा कि एक स्टेटमेंट आया हुआ था यहां से। तो आप कहोगे सर कौन से स्टेटमेंट है, तो मैं स्टेटमेंट का नाम भी आपको बता देता हूं।
और जो व्यक्ति है जिसका हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है जीरो लिमेक। अब कई जगह पर इसको कहा गया है जोरो लिमेक, तो जोरो लिमेक कहोगे तो भी व्यक्ति एक ही है, जीरो लिमेक कह रहे हो तब भी व्यक्ति एक ही है, जोरो या जीरो एक ही है। बस कहीं पर जीरो लिख दिया किसी ने इसको जोरो कह दिया है, जोरो या जीरो लिमेक। अब आप कहोगे सर ये है क्या, ये क्या कह रहा है, ये देखना जरूरी है। अब जब आप कहोगे जीरो लिमेक या जोरो लिमेक तो इसका बड़ा सीधा सा एक जवाब होता है और बहुत सीधा सा इसने डेफिनेशन दिया। कहते हैं साहब सामाजिक अध्ययन कोई ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत आसान तरीका है ये। सामाजिक अध्ययन कोई ऐसा विषय है जिसमें मनुष्यों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपने जवाब दिया कि साहब इसका क्या मतलब हुआ। तो भाई देखिएगा, एक मानव और इस एक मानव के दूसरे मानव के साथ में या फिर एक मानव का अन्य मानवों के साथ में क्या संबंध है, इन संबंधों का जो अध्ययन है उस संबंधों का जो अध्ययन विषय करता है उसी विषय को आपने नाम दे दिया है सामाजिक अध्ययन। इन शॉर्ट आप कह सकते हो मानव का मानव से और मानव का अन्य मानवों से जो संबंध है उस संबंध का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि साहब ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्यों के बीच के संबंधों का। यही कारण है सामाजिक अध्ययन की किताबें आपने पढ़ी होगी, खोली होगी, तो 100% उसमें पढ़ाया जाता है रिश्तों नातों के बारे में, रिश्ते और नातों के बारे में, एकल और संयुक्त परिवार के बारे में, समाज के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, मित्र समूहों के बारे में। दरअसल में ये क्या है, ये संबंधी तो है हमारे, ये हमारा परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, हमारा आस पड़ोस के साथ संबंध, हमारा हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध, हमारा हमारे मित्रों के साथ में संबंध और हमारा हमारे समाज के साथ क्या संबंध है, उसी का अध्ययन किया जाता है इस विषय में। इसलिए जीरो लिमेक कह रहे हैं मानव का मानवों से संबंधों का अध्ययन, डायरेक्टली कह सकते हैं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन से विषय में? तो आपने जवाब दिया है सामाजिक अध्ययन में। तो एक लाइन हम यहां पर लिखेंगे जीरो लिमेक के अनुसार, और उसमें केवल हमने इतना सा लिख दिया है साहब सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ये आपने पहला जवाब दे दिया है कि साहब ये जो सामाजिक अध्ययन है दरअसल में है क्या ये। तो हमने जवाब दे दिया सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। और ये किसने कह दिया है ये? तो जवाब आएगा आपका जी हाँ जीरो लिमेक के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं जोरो लिमेक के अनुसार, लेकिन जीरो लिमेक और जोरो लिमेक एक ही है। चाहे जोरो लिमेक कहिएगा चाहे जीरो लिमेक कहिएगा, व्यक्ति एक ही है और कह रहा है सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ये हो गया भाई पहला स्टेटमेंट हो गया है, पहला कथन हो गया है। ये लिखा गया, आप लोगों ने लिख रहे हुए लिख लिया है। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं क्या अभी? नहीं, रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, चल रहा है, अभी हो गया है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से हो गया है लिखना शायद। चलिए सेकंड जो नाम है और ये रहेगा माइकेलिस। ये आपका जो रीट का एग्जाम गया था उसमें ये नाम आया था माइकेलिस। अब माइकेलिस में क्या कहा है तो उसमें क्लियर एक जवाब दे दिया आपने कि जो सामाजिक अध्ययन है कोई ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य का मनुष्य से तथा मनुष्य का
उसके वातावरण के साथ जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आपने जवाब दिया कि साहब मनुष्य का मनुष्य से, बिल्कुल, जो किसके द्वारा कहा गया था? जीरो लिमेक के द्वारा कहा गया था। मतलब इसने जो परिभाषा दी है उसमें इसने जीरो लिमेक का जो स्टेटमेंट है उसको ऐड कर दिया, क्योंकि जीरो लिमेक क्या कह रहा है? मानवीय संबंधों का अध्ययन। इसने भी उसको जोड़ दिया और क्या कहा कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में और मनुष्य का उसके वातावरण के साथ में क्या संबंध है, उस संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब हमें अच्छे से मालूम है वातावरण में सामाजिक वातावरण भी आता है, आर्थिक वातावरण भी आएगा, सांस्कृतिक वातावरण भी आएगा, प्राकृतिक वातावरण भी आएगा, धार्मिक वातावरण भी आएगा। लेकिन कम बख्तों ने क्या किया? इस परिभाषा को बदल दिया और बदलकर क्या पूछ लिया? परिभाषा तो यही थी कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य का मनुष्य से तथा मनुष्य का वातावरण से स्थापित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कमबख्तों ने रीट में क्या पूछ लिया कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य का सामाजिक वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करना है। यह कथन है, तो कथन था आपका माइकेलिस। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने वातावरण के साथ जो संबंध है उस वातावरण में केवल इन्होंने कौन सा वातावरण रखा है? सामाजिक वातावरण। कारण मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में ही तो रहता है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। और मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के साथ जो संबंध है वो कहलाता है सामाजिक संबंध। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसको यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि मनुष्य का, और मनुष्य के साथ में कह रहा है मानव, कह रहा है इधर, और यहां पर ये क्लियर कह रहा है। और क्लियर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साहब मनुष्य का मनुष्यों से संबंधों का, और दूसरी तरफ यही परिभाषा कह रहा है और कह रहा है साहब वातावरण यहां पर कह रहा है। और इसमें भी ये क्या कह रहा है? संबंधों की ही बात कर रहा है ये। तो इसका कहने का मतलब केवल यही है कि साहब ये कोई ऐसा विषय है जो मानव का मानवों के साथ जो संबंध है और मानव का वातावरण के साथ में जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये कह रहा है। तो हम इसको इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका नंबर आएगा एग्जाम में लिखने का, तब अपने को दिमाग में ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य का मनुष्यों से तथा उसके वातावरण से जो स्थापित संबंध है उनका अध्ययन किया जाएगा। और किसके अनुसार किया जाएगा? तो जवाब है माइकेलिस के अनुसार। तो आप इसी डेफिनेशन को मैं दो तरीके से लिखवाऊंगा। एक तो डेफिनेशन जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है कि मनुष्य का मनुष्य से तथा उसके वातावरण से स्थापित संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी परिभाषा जो इसको इन्होंने समराइज करके पिछली परीक्षा में लिखवाया था रीट में कि साहब किसने कहा कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है? तो जवाब रहेगा आपका माइकेलिस ने। तो हमने पहली जो डेफिनेशन है, एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है, वो तो यही है कि साहब सामाजिक अध्ययन, ये जवाब है आपका सामाजिक अध्ययन मानव का मानव से तथा उसके वातावरण से स्थापित संबंधों का अध्ययन है। ये आपका जवाब दिया है। सामाजिक अध्ययन मानव का मानव से तथा उसके वातावरण से स्थापित संबंधों का
अध्ययन है। और पिछला जो रीट में जो आपकी डेफिनेशन थी, क्योंकि कमबख्त कुछ भी पूछ सकते हैं ये, कम से कम इन्होंने जो पूछा हुआ है वो तो अपने को याद होना ही चाहिए। तो इन क्या दिया था इन्होंने केवल इतना सा लिख दिया था कि साहब सामाजिक अध्ययन मानव के सामाजिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। ये हमने जवाब आपको दिया है। सामाजिक अध्ययन मानव के सामाजिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है, ये हमने जवाब लिखा है। शायद लिखा आप लोगों ने ये, या थोड़ा आगे चले? इतना ही काफी है यार। कथन 3-4 तो लिखवाऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट है वो तो, कि मेरे काम के तो है नहीं ना वो, मैं मेरे पास रखूंगा तो किस काम के वो। लेकिन सारे के सारे जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो आते हैं, रिपीट होते हैं, एटलीस्ट वो तो मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। तो 2 नाम लिख लिए आप लोगों ने। पहला लिखा है जीरोलेमेक, दूसरा लिखा है माइकेलिस। थर्ड जो है आपका, यह है आपका अमेरिका की सामाजिक परिषद के अनुसार। अमेरिका की सामाजिक परिषद के अनुसार अमेरिका की सामाजिक परिषद के अनुसार अमेरिका की सामाजिक परिषद के अनुसार राजस्थान में यार कोई इतना बड़ा विद्वान हुआ ही नहीं जो सामाजिक अध्ययन को परिभाषित कर सके। राजस्थान में सारे के सारे जो विद्वान हुए हैं, माफ करना, राजस्थान में विद्वान हुआ है ना, जिसकी परिभाषाओं में से एक परिभाषा परीक्षा में पूछी जाएगी। ये काम छांटने का काम मेरा ही तो है, ये है ना। ये छांटने का काम किसका है? ये मेरा ही तो है। तभी मैं बता रहा हूं मैं आपको कि इन परिभाषाओं में से यदि कोई परीक्षा में आपकी परिभाषा आई तो ये जो 4 या 5 डेफिनेशन लिखवाऊंगा इनमें से आएगी, अदरवाइज परिभाषा नहीं आएगी, है ना। कितनी मजेदार बात है कि दुआ करो मेरे हौसले सलामत रहे, कि दुआ करो मेरे हौसले सलामत रहे, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो कुछ नहीं करना है, बस दुआएं करिए आप तो, कि हमारे जो हौसले हैं, जो आज बने हुए हैं, ये हौसले ऐसे ही सलामत रहे। आंधियों का क्या है, चलती रहेगी, क्योंकि ये चिराग तो कई लोगों पर अभी भारी है। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग, है ना। जिन चिरागों तक, या जो चिराग आंधियों तक ये खबर पहुंचाना चाहता है, वो खबर तो रोज पहुंच जाती है ना। लेकिन क्या करूं साहब, नहीं संस्कार नहीं होते यार। क्योंकि बात केवल इतनी सी है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में उठाकर देखो तो 2 गुरु और 2 चेले, मतलब 1 गुरु 1 चेला ऐसा हुआ, 2 गुरु शिष्य ऐसे हुए जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को धूमिल कर दिया। और उस परंपरा को लोग याद नहीं रखते, आप भी याद नहीं रखते, लेकिन उनके जो कार्य थे वो कार्य हमारे वातावरण में इस कदर घुल गए कि वो जन्म लेते ही बच्चों में आ जाते हैं, टीचरों में आ जाते हैं। तो आप कहोगे ऐसे कौन थे? तो एक का नाम था भीष्म पितामह और दूसरा था उसके गुरुजी।
और दोनों में किसी बात को लेकर ईगो क्लैश किया, और जब ईगो क्लैश हुआ तो गुरुजी ने यहां कह दिया कि यदि आप वाकई इतने बड़े धनुर्धारी हो तो आप मिलना मेरे से रणक्षेत्र में, और वहां पर फैसला होगा कि बड़ा कौन है। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या सोचकर अपने स्टूडेंट को यह चैलेंज दिया, लेकिन वो गुरु उस दिन हार गया जब उसका शिष्य अपने गुरुजी से लड़ने के लिए मैदान में पहुंच गया था। तो गुरु ने कहा कि भाई मैं तो बिना लड़े ही आज तुझे जीता हुआ घोषित करता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में ना सही, एक गुरु के रूप में तो मैं तभी हार गया जब तू मेरे से लड़ने आ गया। और एक गुरु की हार इसी में है कि उसका शिष्य सदा जीतता रहे। तो मैं आपको कभी भी किसी को, ये तो मेरी एक स्टाइल है, अदाएं कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि साहब अब मुझे बोलने तो दोगे एक बार, पहले बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। तो आधुनिकता के इस जमाने में, आधुनिकता के इस जमाने में, सौंदर्य के इस जमाने में हुस्न तो बोरोप्लस और फेयर एंड लवली से लाया जा सकता है, लेकिन जनाब ये अदाएं कहां से लाओगे, है ना। तो हुस्न तो लाया जा सकता है क्रीम लगाकर, पाउडर लगाकर, लेकिन अदाएं किसी किताब से सीखी नहीं जाती, क्योंकि इनको लोग कमाते हैं, इनको सीखा नहीं जाता। यही कारण है, मैं कई लोगों को जानता हूं, कई लोगों को देखता हूं, मैं, आपने भी देखा होगा, नोटिस करना कभी धूप में, आज के बाद एक व्हाइट वाला क्रीम और खूब सारा पाउडर लगाकर लाते हैं मुंह पे ऊपर, वो अलग ही चमकता है। वो आते हैं क्या? नहीं आते हैं, आते हैं बेटा। महिलाओं को तो ईश्वर ने प्राकृतिक सौंदर्य दे रखा है, उनको जरूरत ही नहीं है उनको, लेकिन जरूरत पड़ती है कौवों को, तो कोयलों को जरूरत नहीं पड़ती भाई, है ना मैडम। वो कोयल कहा, मैंने बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? कोयलों को जरूरत नहीं होती है, जरूरत पड़ती है कौवों को। तो छोड़ो इन बातों को, जाने दो। और आज के लिए तो इतना ही काफी है कि लोग हुस्न ले आते हैं क्रीमों के माध्यम से, लेकिन अदाएं कहां से लाओगे, क्योंकि अदाओं का अभी कोई क्रीम मिलता नहीं है। चलिए जी, आ जाइए एक बार। और बात चल रही थी, डेफिनेशन की बात चल रही थी, और जब डेफिनेशन की बात करोगे तो इतना जवाब ध्यान में रखिएगा। अमेरिका ने कहा है भाई सामाजिक अध्ययन, और इसने कहा है सामाजिक अध्ययन, क्लियरली कहा है अमेरिका की सामाजिक परिषद ने, और कहा सामाजिक अध्ययन का संबंध, सामाजिक अध्ययन का संबंध मानवीय जीवन के संगठन से होता है। अब बातें क्यों करते हैं यार, अब लिख लो, पढ़ लो, काफी हो गया है। और कई बार क्या होता है, बेवजह बात करने से अपना लेवल खराब होता है। बात वहीं करिए जहां जरूरी हो, जहां पर बात जरूरी नहीं है वहां बात करोगे तो लोग क्या है आपके बारे में फिर अच्छी धारणा नहीं बनाते हैं। अपने विचार अनमोल होते हैं भाई, वहीं रखिए जहां इनकी तवज्जो, वहां क्यों रखते हो जहां इनकी जरूरत ही नहीं है। यदि द्रौपदी यदि चुप रहती तो बात बन जाती। द्रौपदी बेवजह बोली थी, भाई कोई गिर गया, कोई हंसता है क्या उस पर? संस्कार दिखा रहे हैं, उसके क्या संस्कार है, क्या उसके वैल्यू है? कोई व्यक्ति गिर रहा है, आप उस पर हंस रहे हो, समझ जाओ आपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी भाई, आपने किया था गलती, उसने चुप रहना चाहिए था, उसको कह देती, ज्यादा गलती हो जाती तो जेठ जी लाऊं कुछ मरहम पट्टी, यदि ऐसा कह देती तो मुझे लगता है कि शायद इतिहास में महाभारत के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। कुछ लोग ठहराते हैं उसको जिम्मेदार,
कुछ लोग, अरे सुन तो लो, ठकुनी पकड़नी कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं समझ ही नहीं रहे हो। वो तो होना था, वो तो, लेकिन कम से कम वो तो जिम्मेदार नहीं होती उसके लिए, कोई जिम्मेदार और ही होता ना कोई। लेकिन अब एक वजह जो थी वो क्या बन गई, द्रौपदी बन गई, वरना कितना बढ़िया होता। लेकिन क्या है कि लोग अच्छी बातों को याद नहीं रखते, बुरी बातों को याद रखते हैं। मैं तो मेरी क्लास में हमेशा उदाहरण देता हूं, जब भी हेरिडिटरी आनुवंशिकता को पढ़ाना होता है, विश्व की पहली विद्वान है वो जिसने आनुवंशिकता को परिभाषित किया था, विश्व की, द्रौपदी। अंधे की संतान अंधी होती है। विश्व की पहली जो व्याख्या थी ये उसके द्वारा की गई, नेत्रहीन की संतान नेत्रहीन ही होती है। मेंडल ने यही बात कही थी कि समान समान को जन्म देता है। लेकिन बताइए हमने क्या महाभारत देखा, हमें तो बस यही याद है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। महाभारत, और यही करते हैं जीवन में, जीवन में करते भी यही है। जहां मौका मिले वहां पर या तो महाभारत कर देते हैं या महाभारत करवा देते हैं, उससे सीखा और कुछ भी नहीं। चलिए लिखिएगा, सामाजिक अध्ययन का संबंध मानवीय जीवन के संगठन से होता है। छोड़िए छोड़िए, मुझे भी पता है गिनती की 2-3 क्लास बची है, तो मस्त आराम से अच्छे दिमाग के साथ में, अच्छे कहते हैं ना कि अच्छे अनुभवों के साथ में क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्यों फालतू ऐसी बात करें जिससे आपका भी अनुभव खराब हो, मेरे की खैर परवाह करता ही नहीं मैं। तो सामाजिक अध्ययन का संबंध मानवीय जीवन के संगठन से होता है। और ये किसने कहा था ये, तो जवाब है अमेरिका की सामाजिक परिषद ने। क्या वो बड़ी हंसी आ रही है भाई दोस्त, क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या कोयल पर हंसी आई? तो फिर किस पर आई? कौवे पर? हाँ यार, कौवे पर हंसी आ सकती है। कौवा और कोयल, कोयल, कौवा बहुत चालाक होता है, लेकिन कौवा बहुत चालाक होता है। कैसे? कौवा कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है अमूमन। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा नहीं बनाते हैं, अमूमन कौवा अपना घोंसला नहीं बनाता है। प्लीज बातें नहीं करें। कोयल के घोंसले में वो अपने अंडे रखते हैं। पहले बात तो सुनो, अरे अभी सुना ही नहीं आप लोगों ने। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आपने क्या सुना है वो जाने दो, अभी क्या सुनना है वो सुनिए एक बार। तो कोयल के घोंसले में कौवा अक्सर अपने अंडे रख देता है। और कभी नोटिस करना, आज अब घर जाने के बाद में क्लास कंप्लीट हो जाए और जब रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो आप लोगों को, उस समय पर कौवे और कोयल के बच्चों को देखना, छोटे वालों को, न्यूबॉर्न बेबी, दोनों के बच्चे एक जैसे होते हैं। और कोयल कौवे के बच्चों की परवरिश करती है। उसको ये नहीं पता होता कि ये बच्चा कौवे का है या कोयल का है, कारण बचपन में दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कोयल कब ठगा हुआ महसूस करती है? जब कोयल और कौवे दोनों के बच्चे बड़े होते हैं, और बच्चे बड़े होने के बाद में जो कौवा का बच्चा है वो तो आपको पता है काऊ काऊ करेगा, है ना, और जो कोयल के बच्चे हैं वो तो करेगा। फिर क्या करेगा? हाँ, वो तो मैडम ने बता दिया, बहुत अच्छे से किया उन्होंने। एक बार और मैडम, ये जो दर्शक है बहुत उम्मीद कर रहे हैं, और ये तो एक कहते हैं ना, एक टैलेंट है ये, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं होती है। ये आपका टैलेंट है ये, और आपके टैलेंट को एक बार आप बताइए। आप जब कर दोगे उसके बाद में मैं भी करूंगा फिर, पक्का, डेफिनेटली। आपके करने के बाद में जब आप बोलोगे उसके बाद में मैं भी बोल के दिखाऊंगा। किसी ने भी बोला हो, चले कोई बात नहीं, आवाज नहीं आई।
अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, किसी ने बोला नहीं बोला। हाँ जी, क्या कह रहे थे? नहीं मेरे को कहाँ आती है यार, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अब यार मैं कहाँ से करवाऊं भाई, ऐसे बोले करवा दो करवा दो। चलिए जी, और नेक्स्ट लिखिएगा, और उसमें लिखेंगे वेस्ले के अनुसार आ गई आवाज? चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे वेस्ले के अनुसार। ये ऐसी कोयल थी जिसको देखकर लग रहा था कि उसके आसपास कोई तलवार लेकर खड़ा हुआ है कि या तो तू बोल, नहीं तो तेरा गला काट दिया जाएगा। ये बोलेगा? अच्छा यही है, कोई बात नहीं, ये सही यार, क्या फर्क पड़ता है उसमें। नेक्स्ट लिखेंगे वेस्ले के अनुसार, और उसमें लिखेंगे सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषयों का, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषयों का शिक्षण की दृष्टि से, शिक्षण की दृष्टि से किया गया सरलीकृत रूप है। ये कहा था भाई वेस्ले के द्वारा कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषयों का शिक्षण की दृष्टि से किया गया सरलीकृत रूप है, और ये किसने कहा था? तो जवाब है वेस्ले के अनुसार। नेक्स्ट हम लिखेंगे, क्योंकि एक हमने लिखा था जीरोलिमेक लिखा है, उसके बाद में लिखा है माइकेलिस, फिर लिखा है अमेरिका की सामाजिक परिषद, यहां लिखा है वेस्ले, एक लास्ट लिखेंगे और वो रहेगा आपका रॉस जे एस किंग के अनुसार। रॉस जे एस किंग के अनुसार, और रॉस जे एस किंग्स के अनुसार, या रॉस जे एस किंग ने जो कहा है सामाजिक अध्ययन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रॉस जे एस किंग ने क्या कहा। तो भाई यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो छोटी सी बात ये है कि ये क्लियर कह रहा है कि भाई सामाजिक अध्ययन कोई ऐसा विषय है जो मनुष्य के भौतिक, जिसको आप प्राकृतिक भी कह सकते हो, कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण और अपने सामाजिक वातावरण के प्रति कौन कौन सी क्रियाएं करता है, कैसा व्यवहार करता है, समाज में रहते हुए उसका व्यवहार कैसा है, नेचर में जाने के बाद में, प्रकृति में जाने के बाद में उसका व्यवहार कैसा रहेगा, इन सब का अध्ययन जो विषय करता है उस विषय को कहा जाता है सामाजिक अध्ययन। और किसके अनुसार जवाब है? तो जवाब है आपका रॉस जे एस किंग्स के अनुसार। तो आप इसमें लिखेंगे, और उसमें हमने लिखना है साहब सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के, और उसमें लिखा है आपने प्राकृतिक, और प्राकृतिक के साथ में लिख दिया एवं सामाजिक, एवं सामाजिक वातावरण के प्रति, वातावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है,
ये आपने जवाब दे दिया है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। ये परिभाषाएं हमने देखी है, अलग अलग विद्वानों की देख ली, रॉस येस्किंग की देख ली है, वेस्ले की देख ली है, अमेरिका की परिषद की देख ली है, जीरो लिमेक की देख ली है और माइकेलिस की देख ली है। तो परिभाषाओं वाला काम है, ये आपने देख लिया है। इसका अर्थ क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ये आप लोगों ने देख लिया है। अब हमें लास्ट में केवल यही बात करनी है कि साहब ये जो एनसीएफ 2005 है, कई बार क्या करता है कि भाई ये जो एनसीएफ 2005 है, इस एनसीएफ 2005 के बारे में हमसे प्रश्न पूछते हैं कि एनसीएफ 2005 एवं जो सामाजिक अध्ययन है, इस सामाजिक अध्ययन को आप किस रूप में देखते हैं, ये आपने जवाब दिया है। और जब आपसे पूछेंगे कि एनसीएफ 2005 एवं सामाजिक अध्ययन, इन दोनों को किस तरह से देखते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साहब एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन को लेकर किस तरह के विचार रखे गए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो भाई देखिएगा, यहाँ सारी की सारी जो बातें हैं केवल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, रटने के लिए कुछ भी नहीं है, समझने के लिए सारी बातें हैं। तो आप चाहोगे तो एक एक करके तुरंत समझ जाना। आपसे कहा एनसीएफ 2005 एवं जो सामाजिक अध्ययन है उसमें क्या कहा है, तो पहला ध्यान रखिएगा, क्लियर कहा इन्होंने कि साहब सामाजिक अध्ययन, पहली लाइन है और उसमें कहा है कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, और इतिहास के साथ में इन्होंने कहा भूगोल, और भूगोल के साथ में क्लियर कह दिया है राजनीति विज्ञान। अब मैं इतना ही लिखूंगा, सारे सब्जेक्टों के नाम रिपीट करना जरूरी नहीं है। क्या कहा, सामाजिक अध्ययन इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान का संग्रह मात्र नहीं है, का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत विषय है, एकीकृत तथा समन्वित विषय है। यह आपका पहला जवाब है। अब यहां पर क्लियर सी बात ध्यान रख लेना, एग्जाम में आ रखा है कि सब सामाजिक अध्ययन को एकीकृत और सामाजिक अध्ययन को समन्वित विषय के रूप में किसने पेश किया, तो जवाब रहेगा एनसीएफ 2005 में। प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, सामाजिक अध्ययन को की एकीकृत एवं समन्वित अवधारणा को किसने पेश किया, तो भी आपका जवाब रहेगा एनसीएफ 2005 में। तो आपने जवाब दे दिया, सामाजिक अध्ययन इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत तथा समन्वित विषय है। यह पहला जवाब है। दूसरा जवाब आप लोगों ने दिया है, और वो जो दूसरा जवाब दिया उसमें कहा है भाई सामाजिक अध्ययन ये कहा इन्होंने सामाजिक अध्ययन विषय में सामाजिक के साथ में जोड़ा है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक के साथ में जोड़ा है नैतिक, आदर्शों पर बल दिया जाता है। ये पहला जवाब है जो आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक अध्ययन विषय में सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक, ये हमने जवाब दिया है। सामाजिक अध्ययन विषय में सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक आदर्शों पर बल दिया जाता है, ये हमारा जवाब है। तो देखो भाई, सामाजिक संस्थाओं के प्रति, सामाजिक का मतलब है सामाजिक संस्थाओं के प्रति, सांस्कृतिक का मतलब है आपकी सभ्यता आपकी संस्कृति, और नैतिक का मतलब हो गया है चाहे स्वतंत्रता की बात करिएगा, समानता की बात करिएगा, बंधुत्व की बात करिएगा, भाईचारे की बात करिएगा,
उन पर बल दिया गया है, ये हमने लिखा है। लिखा हो तो मैं आगे चलूं एक बार, थर्ड लिखेंगे और उसमें लिखेंगे सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में रटने के स्थान पर, रटने के, सामाजिक अध्ययन में रटने के स्थान पर अवधारणाओं की समझ, ये जवाब है आपका। सामाजिक अध्ययन में रटने के स्थान पर अवधारणाओं की समझ, समालोचना, समालोचना, तार्किकता के विकास पर, के विकास पर बल दिया जाता है। देखिए पॉइंट्स को पकड़ना है आपको। अवधारणा आ गई है, अवधारणाओं की समझ, समालोचना और तार्किकता। रटने पर बल नहीं दे रहे इसमें, ये इन्होंने क्लियरली जवाब दिया है। नेक्स्ट जवाब दिया है और उसमें लिखा है सामाजिक अध्ययन में और इसमें लिखा है मानवतावादी विषयों। अब वाकायदा उदाहरण है भाई इसका कि मानवतावादी विषय का मतलब क्या रहेगा। तो उसमें कहा सामाजिक अध्ययन में मानवतावादी विषयों, और मानवतावादी विषय से हमारा जो अभिप्राय है ये क्या रहेगा। तो हमने अभिप्राय में यहां पर नाम लिख दिया है। पहला लिख दिया है लैंगिक विषमता। बहुत शानदार मैं कहूंगा कि इसमें बातें लिखी है, और लैंगिक विषमता आपने लिख दिया है। उसके अलावा हमने लिखा है जातीय विभेद, हमने लिखे हैं। तो पहला है लैंगिक विषमता हो गया है, जातीय विभेद हमने लिखा है। इसके अलावा हाशिए के वर्ग, हाशिए, ये शब्द जो है ना भाई, ये शब्द केवल एनसीएफ 2005 में लिखे हैं। मैं भी उन्हीं वर्ड्स का यूज कर रहा हूं। हाशिए के वर्ग का मतलब है जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, उनके लिए क्या नाम दिया है, उनको नाम दिया है हाशिए के वर्ग एवं अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति, के हितों के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। तो आपने जवाब दिया है लैंगिक विषमता, जातीय विभेद, हाशिए के वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशीलता के विकास पर, के विकास पर बल। ये काम भी आपने कहां पर किया है, एनसीएफ 2005 में। देखिए कितनी बढ़िया बातें कही है एनसीएफ 2005 में कि सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है उनमें हमें इन चीजों पर बल देना है। ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट लाइन में चले क्या, नहीं चले, चलना तो पड़ेगा। क्यों नहीं चलना पड़ेगा भाई, चले आगे या नहीं चले। डेक्रोली विधि के बारे में हमारे मित्रों ने पूछा है। डेक्रोली मेथड वो है जो मानसिक रूप से मंदित जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। डेक्रोली इसको देने वाले विद्वान का नाम है, इसलिए उसी के नाम पर पड़ गया है डेक्रोली मेथड। मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से पिछड़े, मानसिक रूप से जो कम क्षमताओं वाले बालक है उनको क्रियात्मक रूप से शिक्षण कराने के लिए जिस मेथड को काम में लिया जाता है डेक्रोली मेथड है। परीक्षा उपागम तो आपके मेथड भी आएगा, यहां पर पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। परीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी, और प्रतिमान को कहते हैं मॉडल,
इसका मतलब हो गया है इंक्वायरी मॉडल। अब ये जो इंक्वायरी मॉडल है दरअसल में क्या है, एक प्रतिमान का नाम है और एक ऐसा प्रतिमान है जो बच्चों में मानसिक शक्तियों के विकास पर बल देता है, जिससे बच्चों में पूछताछ के माध्यम से, जिससे बच्चों में बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास किया जा सके। इस विधि के विकास का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम है रिचार्ड सचमैन। क्या नाम है? रिचार्ड सचमैन। प्रतिमान को बनाने के नॉर्मली 4 स्टेप बताए जाते हैं, वैसे 5 होते हैं। 5 में पहला आता है उद्देश्य, दूसरे में आता है संरचना, तीसरे में आता है सामाजिक प्रणाली, नंबर 4 पर आता है अवलंब प्रणाली और जो 5वां अलग है उसका नाम है उपादेयता। एक नाम दे रखा है बिंदु विधि, पूछा है आपसे। दरअसल में जो बिंदु विधि है इसको हम कई जगह पर काम में लेते हैं। इसको मापन में भी हम प्रयोग लेते हैं। मापन का मतलब होता है 2 बच्चों की क्षमताओं का मापन करना हो, क्योंकि उस बच्चों की जरूरी नहीं है क्षमताएं कहोगे आप, क्षमता कह सकते हो, उपलब्धि कह सकते हो, आदत कह सकते हो, अंक कह सकते हो। इनको प्रदर्शित करने के लिए एक विधि को काम में लेते हैं और वो विधि क्या कहलाती है? बिंदु विधि। चूंकि इसमें जो एक नाम है परीक्षा उपागम, वो तो आएगा तो पढ़ाऊंगा यहाँ पर। इनके बारे में बताया मैंने इसलिए था क्योंकि यदि मैं इनको नहीं बताता तो आप कह देते कि शायद बेटा को याद नहीं है, इसलिए कह रहा है कि आगे पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने इनके ब्रीफ में इनके बारे में बता दिया है। डीप यदि आपको पढ़ना हो, परीक्षा तो बताना ही है मेरे को एक बार, क्योंकि मेरे सिलेबस में भी आता है इसमें वो। तो परीक्षा के अलावा आप दोनों कहोगे तो मैं दोनों को, इनको और आपको पढ़ा भी दूंगा और इनको लिखवा भी दूंगा। अभी तो थोड़ा इसलिए था क्योंकि इनका जिक्र करना जरूरी था, वरना मैं जिक्र नहीं करता ना। अच्छा निकल गया बेटा पतली गली से, है ना? तो ऐसा नहीं है। अरे मस्त रहा करो यार। आपके चेहरे पर मेरी वजह से खुशियां यदि आती है कुछ सेकंड के लिए भी, तो मुझे ये वाला सौदा मंजूर है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अरे ना मिलती खुशी ऐसे, खुची खुची कर रहे होते देर से, ना मिलती खुशियां ऐसे। हाँ कैसे मिलेगी? नौकरी लगो पहले, ऐसे मिलेगी। फिर मम्मी पापा से बोलो कि मेरा खुशी लाने का समय हो गया है वो, और यदि नहीं है तो मुझे नंबर दो। मैं बोलता हूं उनको कि भाई आप बच्चे को चल दे, अभी तुम्हारे सामने यही क्लास में खड़ा होकर बात करता हूं, अभी दो चलो, अभी एक बार दे, एक बार यही खड़ा होकर बोलूंगा अभी। हाँ तेरे से बोल रहा हूं, देना, फिर देना एक बार, पापा के दे दे एक बार। क्या? अच्छा इसीलिए तेरे को दोनों लाड करते हैं ये दोनों तेरे को। चले आ जाइए एक बार, और उसमें लिखिएगा, उसमें लिखा आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन में, और उसमें लिखा आपने सामाजिक अध्ययन में समावेशी, ये जवाब दिया आपने, सामाजिक अध्ययन में समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा, समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा पर बल दिया जाता है। ये आपने जवाब लिख दिया है, समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास, शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास एवं सभ्य नागरिक के रूप में विकास करने पर
विकास करने पर बल देना चाहिए, विकास करने पर बल देना चाहिए, ये आपने जवाब दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे और उसमें लिखेंगे, ये एनसीएफ 2005 में बातें लिखी है। दरअसल में क्या है कि एक तो अभी टाइम होगा तो मैं बता दूंगा, उसके लिए पेट दर्द करने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो जरा जरूरी ये है कि आपका जो मेंस का जो एग्जाम होगा वो लेगा आपका सबऑर्डिनेट बोर्ड लेगा, और सबऑर्डिनेट बोर्ड में जो बैठते हैं वो मैक्सिमम आरपीएस आईएएस रैंक के व्यक्ति होते हैं। और ये सारा का सारा इन दिनों में जो पेपर इन्होंने बनाया है, जितने भी एग्जाम आपके राजस्थान में हुई है, उन सभी एग्जामों का जो पैटर्न इन्होंने रखा है वो सेंट्रल की जो भर्तियां होती है उन्हीं को टारगेट करके बनाया है। और सी टेट को जब आप देखोगे तो सारा का सारा जो एसएस का जो पैटर्न आता है वो ये शामिल करते हैं एनसीएफ 2005 में से। यही कारण है एनसीएफ 2005 में एसएसटी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा गया है और क्या क्या परीक्षाओं में पूछा गया है, वो सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी है। बस 2 या 3 बातें और है, उसमें आप केवल लिख दीजिएगा। और उसमें लिखा है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें गुणात्मक, और गुणात्मक के साथ में मैंने लिख दिया है रचनात्मक, रचनात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है सामाजिक अध्ययन के द्वारा, सामाजिक अध्ययन के द्वारा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति, भाई इसमें संवैधानिक शब्द और जोड़ना है, एक संवैधानिक आदर्शों के प्रति, आदर्शों के प्रति समभाव, समभाव विकसित करने पर बल दिया गया है। समभाव का मतलब होता है सम्मान, और अब आपका समय है वो अब कंप्लीट होता है, ताकि कल जो बातें पढ़ेंगे वो आगे वाली बातें पढ़ेंगे। इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।